हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 9 की इंग्लिश की कावेरी बुक और देखेंगे इसका सबसे पहला चैप्टर, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है और वो है इच्छा शक्ति की, विल पावर। अगर सचमुच आप कुछ सीखना चाहते हैं तो किसी भी कारण को, किसी भी बहाने को आड़े मत आने दीजिए। हम हमेशा कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं कि इस वजह से हम ये चीज नहीं सीख पाए। और जब हमारे सारे कारण खत्म हो जाते हैं तो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करते हैं और वो होता है हमारी उम्र का। कि अब इतनी उम्र हो गई, अब ये सीखकर क्या ही फायदा, अरे क्या ही करेंगे ये सब सीखकर, है कि नहीं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, लर्निंग प्रोसेस अपने आप में इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है जो ना कि सिर्फ आपको अंदरूनी सुकून और मानसिक शांति देता है, बल्कि आपको आत्मनिर्भर होने का एहसास भी करवाता है। एक ऐसा रियलाइजेशन जहां आप सेल्फ सफिशिएंट फील करते हैं। और यही सीखने को मिलता है हमें इस चैप्टर से, जहां एक 62 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर अपनी 12 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड डॉटर से रीड करना सीखती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ना ही सीखने की उम्र होती है और ना ही सिखाने की। जब जहां जिस मौके पे जितना और जिससे भी सीखने को मिल सके सीखिए, क्योंकि जो सीखना छोड़ देता है जीना छोड़ देता है। तो ना ही सीखना छोड़े और ना ही जीना। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, वंस अ टीचर ऑलवेज अ स्टूडेंट, एंड आई लव बीइंग अ स्टूडेंट। इसी नोट के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, एंड मेक श्योर आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, जहां पर मैं सभी पीडीएफ्स और नोट्स शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक इजीली मिल जाएगी। मेक श्योर यू ज्वाइन दैट, राइट। हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। ऑलराइट बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे ये चैप्टर और सबसे पहले जान लेते हैं सुधा मूर्ति के बारे में, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। सुधा मूर्ति, शी इज अ हाईली सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी। एक ऐसी महिला जिन्होंने समाज के बनाए हुए वो सभी कानून और नियमों को तोड़ दिया जो कहा करते थे कि एक लड़की के लिए पढ़ना लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, एक लड़की पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगी। इन सभी कानून और इन सभी नियमों को तोड़ते हुए सुधा मूर्ति बनी इंडिया फर्स्ट फीमेल इंजीनियर एट टाटा। शी इज एन इंडियन एजुकेटर, ऑथर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। और जब मैं कहती हूँ कि वो एक इंडियन एजुकेटर हैं, तो जिस 12 साल की लड़की की बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, वो 12 साल की लड़की कोई और नहीं, सुधा मूर्ति ही है। यू गेस्ड इट राइट। सुधा मूर्ति ने इस चैप्टर के थ्रू अपना ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। किस तरीके से बचपन में उन्होंने अपनी दादी को रीड करना सिखाया। अब क्या सिचुएशंस बनी, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें एक 62 ईयर ओल्ड वुमन को रीड करना सिखाना पड़ा, और क्यों वो लेडी सीखना चाहती थी कि रीड कैसे किया जाता है, राइट। ये सारी सिचुएशंस के बारे में हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे ऑफ कोर्स हम समझते जाएंगे। लेकिन उसके भी पहले ये समझना जरूरी है बेटा कि हमारा जो भी सिलेबस होता है उसमें कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर है, कोई भी पोएम है, तो उस चैप्टर की, उस पोएम की रेलेवेंस क्या है, क्यों वो आपके सिलेबस के अंदर है, कि हमें पढ़ना है उसे, और उसकी वो क्या इंपॉर्टेंस है या क्या खासियत है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर चैप्टर को आपके सिलेबस का हिस्सा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, तो इस चैप्टर की जो रेलेवेंस है या खास बात है जिसकी वजह से ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, वो ये कि आप जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, आपकी जो एज है, आपको अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी समझ एक होनी चाहिए। यहाँ पर इस चैप्टर के थ्रू, जैसा कि मैंने बताया, सेल्फ सफिशिएंट होना कितना जरूरी होता है, ये बात आप समझेंगे। और जब हम बात करते हैं किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो एक इंसान को खुद से सारे एक्सपीरियंसेस नहीं हो सकते हैं, तो क्यों ना बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम वो सारी चीजें सीख सके, है ना। सिर्फ आप अकेले गलती कर करके नहीं सीख सकते, आपको दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखना चाहिए, सो दैट यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, राइट। और ये बहुत जरूरी होता है। मैं अपने हर चैप्टर में कोशिश करती हूँ, अपनी हर पोएम में कोशिश करती हूँ कि आपको उस चैप्टर का एक ट्रांसलेटेड वर्जन ना पढ़ा के उस चैप्टर का, उस पोएम का एक एसेंस आपको बताऊं। और इसीलिए ये बात मैं आपको, जो सबसे पहला चैप्टर ही है, उसी के एक्सप्लेनेशन के दौरान आप लोगों को ये क्लियर भी करना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं सिर्फ एक ट्रांसलेटेड वर्जन आपको पढ़ाऊंगी। आई एम गोइंग टू टीच द एसेंस। मैं चाहूंगी कि आपको समझने की कोशिश करें कि क्यों ये चैप्टर जरूरी है और किस तरीके से ये चैप्टर आपको पर्सनल लेवल पे बहुत हेल्प कर सकता है आपको इम्प्रूव करने में, राइट। आई होप मेरा ये जो इंटेंशन है वो आप तक पहुंच रहा है और आप अच्छे से उसे समझ पा रहे हैं, राइट। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं।
When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. अब यहाँ सुधा मूर्ति अपने बारे में बता रही है कि जब वो सिर्फ 12 साल की थी, तब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में रहा करती थी, ठीक है? Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. अब जिस गाँव में वो रहा करती थी, वहाँ की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में बता रही हैं कि वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। इसीलिए मॉर्निंग में जो न्यूज़पेपर मिलना चाहिए, वो न्यूज़पेपर उन तक कब तक पहुँचता था? दोपहर तक पहुँचता था, आफ्टरनून तक पहुँचता था। और जो मैगज़ीन वीकली आया करती थी, यानी हर हफ्ते जो मैगज़ीन आया करती थी, वो मैगज़ीन एक दिन लेट आया करती थी, राइट? All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. अब सिंस जो चीज़ हमें टाइमली नहीं मिल रही है या जो चीज़ हमें ईज़िली नहीं मिल रही है, उस चीज़ का इंतज़ार हम लोगों को ज़्यादा होता है, ठीक है? उस चीज़ की इम्पोर्टेंस और मायने बढ़ जाते हैं हम लोगों के लिए और यहीं पर सुधा मूर्ति भी हमें बता रही हैं कि सिंस हमें मॉर्निंग न्यूज़पेपर भी आफ्टरनून तक मिलता था, वीकली मैगज़ीन भी एक दिन लेट आती थी, तो वो जो बस है जिसके अंदर ये मैगज़ीन, न्यूज़पेपर्स या पोस्ट्स ये आती थी, उस बस का इतनी ज़्यादा वेट रहता था, इतना ज़्यादा इंतज़ार रहता था हम लोगों को कि हम राह देखते थे, ठीक है? कि कब वो बस आएगी और कब हमें वो वीकली मैगज़ीन्स और पोस्ट जो है हमें मिलेंगी, ठीक है? At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. अब सुधा मूर्ति आगे क्या बताती हैं? देखिए इस टेक्स्ट के थ्रू हमें एक और राइटर के बारे में पता चलता है जिनका नाम क्या है, यहाँ लिखा हुआ है त्रिवेणी, लेकिन इनका पूरा नाम है अनुसुईया त्रिवेणी। नाउ इनका जो पेन नेम है, मतलब जिस नाम से वो ज्यादातर जानी जाती थी, वो त्रिवेणी नाम से जाना जाती थी, अपने सर नेम से जानी जाती थी, ठीक है? नाउ त्रिवेणी एक कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत ही बेहतरीन राइटर रही हैं और उनकी राइटिंग की जो खास बात है, तो सुधा मूर्ति क्या बताती है कि त्रिवेणी की राइटिंग स्टाइल की सबसे खास बात यह है कि वो बहुत इजीली समझ में आ जाती है, ठीक है? मतलब बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो लिखती है ताकि वो बहुत आसानी से रीडर्स को समझ में आ जाए और उसके अलावा वो बहुत ही कन्विंसिंग होती है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप उस पर बिलीव करना चाहोगे कि एक रीडर जब त्रिवेणी की लिखी हुई कोई किताब पढ़ रहा है या कुछ भी जो लिखा है उन्होंने वो जब पढ़ रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा बिलीवेबल होता है और आपका उस पर भरोसा करने का मन करता है और आप भरोसा कर भी लेते हैं। और इसका कारण क्या है, क्यों वो इतना कन्विंसिंग होता है? क्योंकि जिस अंदाज में वो लिखा करती थी वो अंदाज बहुत ही रिलेटेबल होता था, जिस सिचुएशंस को वो एक्सप्लेन क्या करती थी, है ना? आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके कोई बात करने के बजाय वो एक आम इंसान, ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, एक साधारण इंसान की लाइफ में किस तरीके के स्ट्रगल्स होते हैं, उनकी क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, उनके बारे में वो अपनी नॉवेल्स के अंदर बात क्या करती थी। तो एक आम इंसान, एक ऑर्डिनरी पर्सन के बारे में जब कोई अपने नॉवेल्स में लिखेगा ना, तो वो सिचुएशंस से रिलेट कर पाना, उन सिचुएशंस को समझना एक रीडर के लिए ज़्यादा आसान होता है, राइट? तो यहाँ पर यही एक कारण था कि वो जो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी जो हुआ करती थी, जितनी भी परेशानियाँ कि कैसी-कैसी झंझटों से जूझता है एक ऑर्डिनरी मैन, उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में वो लिखा करती थी और इतनी सरल भाषा में लिखा करती थी कि चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स बात कोई ना कुछ कह रही हो, कितनी भी मुश्किल बात वो कह रही हो, लेकिन उस कॉम्प्लिकेटेड बात को वो इतनी सरलता से कह जाती थी, इजीली कह जाती थी कि रीडर्स उन्हें बहुत पसंद किया करते थे और रीडर्स को बहुत आसानी से वो बात समझ में आ जाती थी। और सिंस वो ऑर्डिनरी मैन के बारे में लिखा करती थी, राइटिंग स्टाइल उनका इतना बढ़िया था, तो उनकी लिखी हुई बात पर भरोसा करने का भी मन करता था। वो बिल्कुल भरोसेमंद बात लगती थी कि हाँ, आप विश्वास कर सकते हैं और इसी वजह से त्रिवेणी की जो राइटिंग स्टाइल थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, राइट? Unfortunately for Kannada literature, she died very young. नाउ कन्नड़ लिटरेचर के लिए त्रिवेणी को खो देना एक बहुत बड़ा लॉस है। त्रिवेणी जी सिर्फ 34 इयर्स की थी जब उनकी डेथ हो गई थी, तो उसी के बारे में कह रही हैं कि कन्नड़ लिटरेचर के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है त्रिवेणी को खो देना, ठीक? इवन नाउ आफ्टर 40 इयर्स पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। अब देखिए किसी इंसान की डेथ के 40 इयर्स बाद भी अगर उस इंसान के लिखे हुए नॉवेल्स, उन्होंने जो चाहे शॉर्ट स्टोरीज हो, कुछ भी जो लिखा हुआ है, वो उनकी डेथ के 40 साल बाद भी अगर पढ़ा जा रहा है, तो हमको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि कितना रेलिवेंट लिखा होगा उन्होंने। तो यहाँ त्रिवेणी की डेथ के 40 इयर्स बाद भी त्रिवेणी की लिखी हुई बुक्स जो हैं वो पढ़ी जा रही हैं और लोग आज भी उनको पसंद करते हैं। इसका एकमात्र कारण ये है
जिस तरीके से वो लिखा करती थी, जितना कन्विंसिंगली वो लिखा करती थी, बहुत ही सरलता से अपनी बात समझा दिया करती थी रीडर्स को, और जिन टॉपिक्स पे, जिन मुद्दों पर वो लिखा करती थी, ठीक है, वो सारे के सारे आज के समय में भी रेलेवेंस रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना, कि उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, कोई ना कोई उसकी जरूरत है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वो त्रिवेणी के बारे में बताती हैं। One of her novels called काशी यात्रे was appearing as a serial in the कन्नड़ वीकली कर्मवीर then। अब वहां पर एक कन्नड़ वीकली जो मैंने बताया ना, हर हफ्ते एक जो मैगजीन आती है, उनमें से एक मैगजीन का नाम है कर्मवीर, और इसके अंदर त्रिवेणी की लिखी हुई काशी यात्रे त्रिवेणी ने एक नॉवल लिखी है। तो इस कर्मवीर, इस वीकली मैगजीन में हर हफ्ते काशी यात्रे का एक नया चैप्टर पब्लिश होकर आता था, हर हफ्ते नया एपिसोड पता चलता था, ठीक है। और ये किसकी स्टोरी है काशी यात्रे? It is a story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। बेसिकली काशी यात्री एक ओल्ड लेडी की कहानी है और उसकी स्ट्रगल के बारे में है कि ये जो लेडी है उसकी एक आर्डेंट डिजायर होती है कि वो काशी जाना चाहती है ना। आर्डेंट डिजायर का मतलब होता है बेटा, आपके चैप्टर में भी इसका मीनिंग दिया हुआ है, इट मीन्स कीन डिजायर। आर्डेंट का मतलब होता है कीन, यानी तीव्र, यानी इस ओल्ड लेडी की एक बहुत ही तीव्र इच्छा है, वो बहुत ही ज्यादा चाहती है कि वो काशी जाए। काशी को वाराणसी भी कहा जाता है। और यहाँ क्यों जाना चाहती है? Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweswara is the ultimate पुण्य। कि भाई हिंदू ये मानते हैं कि अगर काशी जाकर भगवान विश्वेश्वरा की पूजा की जाए तो वो बहुत पुण्य कमाते हैं, ये बहुत ही पुण्य का काम है। तो ये जो ओल्ड लेडी है वो भी ये पुण्य कमाना चाहती थी, काशी जाकर भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करना चाहती थी, राइट। This old lady also believed in this and her struggle to go there was described in that novel। और ये पूरी नॉवल जो है ना काशी यात्रे, ये इस ओल्ड लेडी के स्ट्रगल को ही दिखाया गया है इस नॉवल के अंदर कि किस तरीके से वो काशी जाने के लिए जो पैसे इकट्ठे करने होते हैं, पैसे बचाने की कोशिश करती है, तो किस तरीके से क्या क्या करती है जिससे वो अपने पैसे सेव कर पाती है ताकि वो काशी जा सके, राइट। In the story there was also a young orphan girl who falls in love but there was no money for the wedding। अब एक ट्विस्ट क्या आता है कि स्टोरी के अंदर एक यंग लड़की भी होती है जो कि ऑर्फन होती है, यानी अनाथ होती है, और ये लड़की एक लड़के को बहुत पसंद करती है। शी लव्स दिस बॉय एंड शी वांट्स टू मैरी हिम, ठीक है, उसे शादी करना चाहती है, लेकिन उस लड़की के पास शादी करने के पैसे नहीं होते। तो होता क्या है, इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। तो ये जो ओल्ड लेडी है ना, जिसके बारे में ये पूरी नॉवल है, जिसके स्ट्रगल्स के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से अपने पैसे सेव करती है काशी जाने के लिए, अल्टीमेटली काशी जाने के लिए जो पैसा बचाया हुआ होता है ना, वही पैसा वो इस ऑर्फन लड़की को दे देती है ताकि वो अपने पसंद के लड़के से शादी कर सके और अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिता सके, राइट। तो ये जो ट्विस्ट, अब देखो हमारे सामने तो इतने से ही सेंटेंसेस, इतनी सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इस नॉवल के बारे में, तो ये बस सोचकर मत बैठ जाना कि देखो किसी को किसी से शादी करनी थी और शादी के लिए बहुत पैसे चाहिए थे तो अपनी मेहनत से बचाए हुए पैसों को इतना इजीली कोई किसी को दे दे। देखिए स्टोरी के अंदर किस तरीके से ट्विस्ट हुआ होगा, क्या सिचुएशन रही होगी, वो तो जब हम उस नॉवल को पढ़ेंगे तभी हम लोगों को पता चल पाएगा ना। हमें तो सिर्फ एक स्टोरी लाइन, मतलब बेसिकली एक आउटलाइन दिया हुआ है इस नॉवल का, राइट। तो उस चीज में मत चले जाइएगा कि शादी करनी थी और शादी में ज्यादा खर्चा करने की जरूरत थोड़ी थी कि सारी सेविंग्स ही दे दी उस लड़की को, है ना। तो उस डायरेक्शन में मत चले जाइएगा। तो यहाँ होता क्या है कि काशी जाने के लिए जो पैसे बचाती है ओल्ड लेडी, वो पैसे इस ऑर्फन लड़की को दे देती है ताकि वो शादी कर सके, ठीक है। नाउ in the end, the old lady gives away all her saving without going to Kashi. She says, the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweswara at Kashi। कि भाई हाँ, काशी जाके अगर भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करके अगर हम पुण्य कमा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हाँ ये बिल्कुल सही है। लेकिन उससे भी बड़ा पुण्य का काम क्या है कि अगर किसी अनाथ लड़की, किसी जरूरतमंद इंसान की अगर सहायता हम कर सके, उसका पूरा का पूरा भविष्य अगर हम सुधार सके, उसे हम खुशियां दे सकें, तो ये और भी बड़ा पुण्य है। और यही बात इस बेसिकली इस नॉवल के अंदर समझाई गई है कि अगर आप किसी इंसान को उसकी खुशियां देते हो, अगर आप उस किसी जरूरतमंद को हेल्प करते हो, तो वो किसी पूजा से भी बढ़कर पुण्य कमाने का काम है, राइट। ये इसमें सिखाया गया है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर कृष्णटक नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब जो सुधा मूर्ति की दादी का नाम है कृष्णटक, तो बताती है कि मेरी दादी जो है कृष्णटक, वो कभी भी स्कूल नहीं गई और इसीलिए पढ़ नहीं सकती थी। लेकिन एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर।
लेकिन हर बुधवार को, हर वेडनेसडे को कर्मवीर, वो जो वीकली मैगजीन है वो आती थी और उसके अंदर काशी यात्रा का नया एपिसोड भी छपकर आता था। तो वो खुद तो पढ़ नहीं सकती थी दादी, इसलिए मुझसे कहती थी कि मैं पढ़कर सुनाऊं, और सुधा मूर्ति उनको पढ़कर भी सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। और जब सुधा मूर्ति उन्हें स्टोरी सुना रही होती थी ना, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान काम करते हुए, चाहे किचन का काम कर रहा हो, चाहे कोई और अपना काम कर रहा हो, काम करते हुए स्टोरी सुन ले, लेकिन नहीं, दादी ऐसा नहीं करती थी। उस टाइम पे दादी अपना सारा काम वाम छोड़ छाड़ के बैठ जाती थी और इतना ध्यान से, पूरी तरीके से इनग्रॉस होके, ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन के साथ सुधा मूर्ति का एक एक शब्द सुना करती थी कि भाई आज उस स्टोरी के अंदर क्या लिखा हुआ है। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और जो पूरा का पूरा टेक्स्ट जो छपा होता था उस कर्मवीर वीकली मैगजीन के अंदर, इतना ध्यान से सुनती थी दादी कि उन्हें पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो जुबानी याद हो जाता था, उसका एक एक वर्ड वो रिपीट कर सकती थी, इतना अच्छे से उनको वो याद हो जाता था। तो ये हमें कोई भी चीज इतनी अच्छे से बेटा तभी याद हो सकती है जब आपका पूरा इंटरेस्ट, पूरा फोकस उस चीज के ऊपर हो, है ना, कि हम कोई चीज उतना ही जल्दी सीख पाते हैं जितना ज्यादा हम उसको इंटरेस्टिंगली, और जितना ज्यादा हम उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन के साथ और जितना फोकस होकर हम उसे सीखते हैं या सुनते हैं। तो यहाँ पर यही है। My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel's protagonist. काशी यात्रा की प्रोटैगनिस्ट कौन है, यानी मेन कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर कौन है? वो ओल्ड लेडी जो काशी जाने के लिए पैसे इकट्ठे करती है, उसके दौरान जो भी स्ट्रगल आता है पैसे इकट्ठे करने के दौरान या काशी जाने के लिए उन स्ट्रगल्स को फेस कर रही होती है। तो दैट ओल्ड लेडी इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ काशी यात्रा, ठीक है। अब जब सुधा मूर्ति की दादी ये स्टोरी समझ रही होती है, सुन रही होती है सुधा मूर्ति से, तो इस स्टोरी की ओल्ड लेडी से बड़ी रिलेट करती है कि भाई ये ओल्ड लेडी जो है ना इस स्टोरी में काशी यात्रा के अंदर, उसकी कहानी बिल्कुल मेरी तरह ही है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ये ओल्ड लेडी काशी जाना चाहती है ना, मैं भी उसी तरीके से काशी जाना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कभी जा नहीं पाई। तो दादी जो है उससे बड़ी आइडेंटिफाई करती थी खुद को, उससे बड़ी रिलेट करती थी कि देखो मेरे जैसी सी ही कहानी है, मिलती जुलती सी, कितनी सिमिलैरिटीज हैं हमारे अंदर। और कहीं ना कहीं इसी वजह से दादी को इतना इंतजार रहता था कि आगे कहानी में क्या हुआ, इतनी ज्यादा वो जानने के लिए उत्सुक रहती थी, क्यूरियस रहती थी। अब यहाँ थोड़ी देर पहले बेटा सुधा मूर्ति जब त्रिवेणी के बारे में बता रही थी कि त्रिवेणी किस तरीके की राइटर हैं, तो यहाँ पर वो बात पूरी तरीके से जस्टिफाई हो जाती है। भाई त्रिवेणी के बारे में क्या बताया था कि उनकी राइटिंग स्टाइल जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज को भी बहुत ही सरलता से इजीली समझा देती है, और उनकी जो राइटिंग स्टाइल है बहुत ही कन्विंसिंग भी है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डिनरी लोगों के स्ट्रगल्स के बारे में लिखा करती थी अपनी नॉवेल्स में, तो ऑर्डिनरी लोग उन्हें बड़े रिलेट कर पाते थे खुद से कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसा भी होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ये तो मिलती जुलती सी बात है। इसीलिए जो नॉवेल्स या जो भी शॉर्ट स्टोरीज या जो भी कुछ त्रिवेणी जी लिखा करती थी ना, ऑर्डिनरी मैन जो रीडर्स होते हैं उनसे काफी रिलेट कर पाते थे। और एग्जैक्टली सेम यहाँ भी हो रहा है कि जो ग्रैंड मदर है सुधा मूर्ति की, वो भी जब काशी यात्रा की स्टोरी जब सुनती हैं, समझ रही होती हैं, तो वो भी इस ओल्ड लेडी मेन कैरेक्टर से, प्रोटैगनिस्ट से अपने आप को आइडेंटिफाई करती है, उसकी स्टोरी से रिलेट कर पाती है कि हाँ देखो जैसे ये ओल्ड लेडी के साथ हो रहा है ना इस काशी यात्रा में, मेरी कहानी भी देखो मिलती जुलती सी भी है, राइट। तो उस ओल्ड लेडी की स्ट्रगल से, उसकी लाइफ की स्टोरी से दादी खुद आइडेंटिफाई करती है, रिलेट करती है। So more than anyone else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. और इसीलिए उसके सुधा मूर्ति की फैमिली में, हाँ सभी लोग मे बी सुनना चाहते थे स्टोरी, क्योंकि दूसरे लोगों के बारे में ऐसा मेंशन तो नहीं किया हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो वेट करता था कि भाई आगे क्या हुआ होगा स्टोरी के अंदर, वो सबसे ज्यादा वेट दादी को ही रहता था। अगेन द रीजन इज क्योंकि दादी उस ओल्ड लेडी से रिलेट कर पाती थी, ठीक है, और हमेशा जानना चाहती थी कि भाई आगे स्टोरी में क्या हुआ। और जैसे ही वो वीकली मैगजीन आती थी वैसे ही वो सुधा मूर्ति को उसे पढ़ने के लिए बोलती थी कि भाई जल्दी से पढ़ दे। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek. और जैसे ही वो जो नया एपिसोड की भाई आज क्या छपा है काशी यात्रा के बारे में, वो जैसे ही सुन लेती थी उसके बाद वो जाती थी मंदिर, मंदिर का जो कोर्टयार्ड होता है या जो आंगन होता है वहां अपनी फ्रेंड्स के साथ दादी बैठती थी और उस एपिसोड को, सीरियल को डिस्कस किया करती थी अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ। और उस टाइम पे जो सुधा मूर्ति जो कि सिर्फ 12 साल की है, वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ छुपन छुपाई हाइड एंड सीक खेला करते थे वहां पे, राइट। She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. अब यहाँ होता क्या है, since सुधा मूर्ति she is way too young to understand कि हर नया एपिसोड डिस्कस करना इतना जरूरी क्यों है दादी और उनकी फ्रेंड्स के लिए, कि भाई आज जो एपिसोड प्रिंट होकर आया है वो आज के आज इन सबको डिस्कस क्यों करना है, इतना सीरियस क्या है उसके बारे में, है ना, जो इतना सीरियसली ये लोग डिस्कस करते हैं सेम डे। बट सुधा मूर्ति सिंस शी इज ओनली 12 years old,
तो वो इस चीज की ग्रेविटी को नहीं समझ सकती है, वो इस पॉइंट की, इस मुद्दे की सीरियसनेस को नहीं समझ सकती है इस टाइम पे। लेकिन दादी के लिए या उनकी फ्रेंड्स के लिए काशी यात्री की स्टोरी को डिस्कस करने के पीछे का रीजन सिर्फ ये होता था बेटा कि सिंस दादी रेगुलरली उस स्टोरी के कनेक्ट में थी, ठीक है, वो जैसे ही कर्म वीकली मैगजीन जैसी आती थी, वो उस स्टोरी के बारे वो सुनती थी वो स्टोरी, राइट। आप इतना रेगुलर जब किसी स्टोरी को सुन रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप उससे अटैच हो जाते हो स्टोरी से। जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स होते हैं, तो मैचेस होते हैं, तो आप मैचेस अगर लगातार सब देख रहे हैं, तो एक मैच भी, इनफैक्ट लेट्स से अगर क्रिकेट का मैच है, एक ओवर या एक बॉल भी अगर आपसे मिस हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही छूट गया हो आपसे, है ना। तो दादी के लिए भी यही है कि भाई वो स्टोरी जो सुन रही है, जिससे वो इतना रिलेट करती है, उस ओल्ड लेडी से जितना रिलेट कर पा रही है, उसकी स्ट्रगल्स के साथ आइडेंटिफाई कर पाती है खुद को, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो खुद भी उस चीज का एक हिस्सा ही है, राइट। तो ये रीजन है कि दादी और उनकी फ्रेंड्स सेम डे वो स्टोरी डिस्कस करती हैं, और वो डिस्कस करना कहीं ना कहीं उन्हें एक अंदरूनी सुकून देता है कि एज इफ उन्होंने एक रियल एंड सीरियस सिंसियर कन्वर्सेशन किया है। लेकिन इस बात की गंभीरता को समझना, इस बात की सीरियसनेस को समझना सुधा मूर्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक 12 साल की बच्ची है इस समय पे, राइट। आगे क्या होता है? Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. I went for a couple of days but ended up staying there for a week. अब हुआ क्या कि कुछ दिनों बाद सुधा मूर्ति जो है पड़ोस के एक गांव में गई एक शादी में, ठीक है। और उस शादी के लिए कहा गया इट वाज अ ग्रेट इवेंट। तो अब ग्रेट इवेंट क्यों भाई? ग्रेट इवेंट इसलिए बेटा कि एक तो उस समय की जो शादी होती थी, तो उसमें आजकल की शादियों की तरह नहीं कि भाई लिमिटेड लोग बुलाएंगे, सिर्फ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स या क्लोज रिलेटिव्स जो हमारे हैं, एकदम क्लोज ग्रुप, बस लिमिटेड लोगों को बुलाएंगे एंड दैट्स इट, है ना। खर्चा पूरा करते हैं लेकिन लोग लिमिटेड रखते हैं। लेकिन ये वो टाइम था जहाँ पे रिश्तेदार, परिवार के लोग और जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उनको तो बुलाना ही बुलाना है, आस पड़ोस के लोग, आस पड़ोस के गांव से भी लोगों को, दूर दराज से लोगों को बुला लिया जाता था। इसके अलावा आज के टाइम पे बहुत सारी फैसिलिटीज भी हो गई हैं, जहां पर हम एजेंसीज हायर कर लेते हैं, चाहे वो डेकोरेटर्स के लिए हो या वेडिंग प्लानर्स जो हो, हम उन्हें हायर कर लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो ऐसा होता था कि जो घर परिवार के लोग हैं, जो शादी में जो मेहमान आए हैं, उन्हें ही सारी तैयारियां करनी होती थी, सजावट वगैरह करनी होती थी। इनफैक्ट खाना पीना जो है वो घर परिवार के लोग ही संभालते थे सारी चीजें, है ना। तो इसलिए इस शादी को यहाँ पर ग्रेट इवेंट कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बताती है कि हम कुछ दिनों के लिए शादी में गए थे, और जितने दिन हम वहां रहे हमने खूब एंजॉय किया। हम बच्चों ने खूब क्यों एंजॉय किया? क्योंकि बच्चे क्या, जब खेल कूद कर रहे होते हैं, इधर जा रहे होते हैं, उधर जा रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा उनके जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो बड़ी रोका टोकी करते हैं, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, गिर जाओगे, अरे ऐसा हो जाएगा, ये मत खाओ, वो मत करो, बहुत रोका टोकी करते हैं। लेकिन सुधा मूर्ति बताती है कि हम इस शादी में बहुत खुश थे, और हमने हमारी आजादी का एक एक पल सेवा किया है, यानी हमने एक एक पल खुल के जिया है, उसको पूरी तरीके से एंजॉय किया है। क्योंकि जितने भी हमारे एल्डर्स थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो शादी के काम में पूरी तरीके से बिजी थे, पूरी तरीके से व्यस्त थे, तो किसी के पास इतना समय ही नहीं था कि हमें रोक टोक करे। अब हुआ ये कि सुधा मूर्ति गए थी कुछ दिनों के लिए, भाई 2-4 दिनों के लिए गई थी, लेकिन करीब एक हफ्ता वो वहां पर रुक गई, किसी वजह से उन्हें वहां पर रुकना पड़ा, राइट। अब होता क्या है, जब लौट कर आती है तो क्या होता है? When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. अब ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, ये तो सुधा मूर्ति ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जब मैं वहां गांव से शादी से जब लौटकर अपने घर आई, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी जो ग्रैंड मदर है, मेरी दादी जो है, उनकी आंखों में आंसू हैं। I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. और सुधा मूर्ति कहती है कि जहां तक मैं अपनी दादी को जानती हूँ, तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस की हैं, बहुत चैलेंजेस का सामना किया है, बट फिर भी मैंने उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा है। तो आज उनकी आंखों में आंसू क्यों हैं? ऐसा क्या हो गया है? What had happened? I was worried. मैं बहुत परेशान थी, और मैं जानना चाहती थी कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जो दादी को मैंने आज तक रोते हुए नहीं देखा, उनकी आंखों में आंसू है। ऐसा क्या हुआ होगा? Ava, is everything all right? Are you okay? I used to call her Ava, which means mother in the कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। ठीक है, ये हमने वेरी फर्स्ट पेज जो हमारा था उसी में ही जान लिया था कि नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में सुधा मूर्ति रहती हैं। तो यहाँ पर सुधा मूर्ति अपनी दादी से क्या बोलती है कि अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? सब कुछ ठीक तो है ना? तो वो अपनी दादी को अव्वा ही कह के बुलाती थी, जिसका मतलब क्या होता है? माँ। कन्नड़ स्पोकन नॉर्थ कर्नाटका में
कन्नड़ भाषा के अंदर अव्वा का मतलब होता है माँ। अब अगर आप सोच रहे हो कि दादी को माँ क्यों कह रहे हैं, माँ तो मदर को, अपनी मम्मी जो होती है उन्हें माँ कहा जाता है। तो बेटा ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं भारत में जहां पर दादी को माँ कह के बुलाया जाता है। जैसे राजस्थान में भी बहुत ऐसे इलाके हैं जहां जो दादी होती है ना, तो जैसे दादी माँ हम बोलते हैं ना, तो माँ कहकर बुलाया जाता है। ठीक है, इवन मेरी फैमिली में भी दादी को माँ ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो अव्वा कहा करती थी अपनी दादी को। शी नोटेड बट डिड नॉट रिप्लाई। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। अब यहाँ पर वो पूछती तो है कि अव्वा सब ठीक है ना, तो दादी नॉट कर देती। नॉट का मतलब होता है बेटा हाँ के अंदर सर हिलाना। ठीक है, हाँ, तो बोलती है हाँ हाँ सब ठीक है, मतलब वो बस इशारा कर देती है। अब अगेन सुधा मूर्ति बहुत छोटी थी, सिर्फ 12 साल की थी, तो दादी ने ऐसे नॉट कर दिया, तो बोले चलो ठीक है, सब ठीक ही होगा। और फिर बाद में वो उस बात को भूल गई। भाई वो इतनी मैच्योर नहीं थी ना सुधा मूर्ति उस टाइम पे कि उस बात पर गौर करे कि नहीं नहीं दादी हो सकता है कहीं टाल ही रही हो, इतनी मैच्योर थी नहीं, और बाद में भूल गई इस बात को। In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. It was a summer night and there was a full moon. क्या बताती है कि भाई सेम डे रात में जो है वो खाना खाने के बाद, डिनर के बाद जो है छत पर चली गई फैमिली, और वहां पर एकदम समर्स का टाइम था, गर्मियों का। और समर्स में रात में घर की छतों पर जाके सोने बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतना अच्छी ठंडी हवा चल रही होती है। तो ये पूरी फैमिली जो है डिनर करके और छत पर चली गई, ओपन टेरेस पे एकदम वहां सो रही थी, और वहां पूरा चांद था, मतलब फुल मून था। ठीक है, और वहां ये लोग सो रहे थे। इतने में ही क्या होता है, अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। इतने में ही जो अव्वा है, जो दादी है सिद्धा मूर्ति की, वो उनके पास आकर उनके बगल में बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड। आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। और जो दादी है उन्होंने अपना हाथ सुधा मूर्ति के माथे पे रखा और बहुत प्यार से सहलाने लगी, और बहुत ही ज्यादा एक होता है ना प्रेम भरा लाड जो होता है, प्रेम भरा स्पर्श जो होता है, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने अपना हाथ जो है सुधा मूर्ति के सर पे रखा था। और यहाँ सुधा मूर्ति को ये एहसास हुआ, ये महसूस हुआ कि शायद अव्वा जो है उनसे कुछ कहना चाहती है, और इसीलिए सुधा मूर्ति अपनी दादी से पूछती है व्हाट इज द मैटर, क्या बात है अव्वा, है ना। When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again. In those days, people never considered education essential for girls, so I never went to school. अब यहाँ दादी अपनी लाइफ की स्टोरी बताने लगती है, और क्या कहती है कि जब मैं बहुत ही छोटी थी ना, मैंने अपनी माँ को तभी खो दिया, बहुत ही कम उम्र में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया। और मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए कोई भी नहीं था, है ना। क्योंकि जो मदर होती है वो बहुत सारी चीजों की सीख देती है, समझाइश देती है, लेकिन सिंस सुधा मूर्ति की दादी ने अपनी मदर को बहुत ही कम उम्र में खो दिया था, तो इसीलिए उन्हें गाइड करने के लिए कोई था ही नहीं, राइट। और उनके जो फादर थे, सुधा मूर्ति की दादी के जो फादर थे, वो बहुत ही बिजी थे, और वो वापस से उन्होंने दूसरी शादी कर ली, राइट। तो कहीं ना कहीं जो दादी है वो थोड़ी अकेली रह गई थी अपने बचपन में। और ये उस समय की बात है जब लोग लड़कियों की एजुकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया करते थे। इनफैक्ट उन लोगों का ये कहना होता था कि लड़कियों के लिए एजुकेशन होती ही नहीं है, लड़कियों को एजुकेट नहीं करना चाहिए, पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, और ज्यादा उस पर गौर भी नहीं करते थे कि भाई लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई कोई जरूरी नहीं है, इट्स नॉट इसेंशियल फॉर गर्ल्स। ठीक है, और इसी वजह से सुधा मूर्ति की दादी जो है वो कभी स्कूल गई ही नहीं, है ना। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी और मेरे बच्चे भी जल्दी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और सिंस बच्चे भी जल्दी हो गए तो घर परिवार की जिम्मेदारियां भी आ गई थी, और इसीलिए मैं उन्हीं घर गृहस्थी के कामों के अंदर बिजी हो गई, है ना। आई बिकेम वेरी बिजी। Later, I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. अब यहाँ पर देखो दादी ये जो बात बता रही है ना कि भाई बाद में मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, पोता पोती ये सब हो गए, और मुझे किस चीज में खुशी मिलती थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊं, इसी चीज में मुझे खुशी मिलती थी। मेरे अंदर मेरा एक जो सेटिस्फेक्शन था, जो मेरा एक कंटेंटमेंट था, वो इसी चीज में था। मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूं, राइट। At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. कभी कभी सुधा मूर्ति की दादी उन्हें बता ही रही है कि भाई कभी कभी मुझे लगता था, मुझे अफसोस होता था कि देखो मैं तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन मेरे बच्चे और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, मेरे जो पोता पोती होंगे, मैं उन्हें जरूर पढ़ाऊंगी, और इसीलिए मैंने अपने बच्चों को, सभी बच्चों को पढ़ाया भी अच्छे से, राइट। तो यहाँ देखिए हमें ना एक ये चीज सीखने को मिलती है यहाँ पे कि भले ही सुधा मूर्ति की जो ग्रैंड मदर है, ये ग्रैंड मदर कितने भी पुराने समय की होंगी, भले ही कैसे समय की होंगी जहां पर लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता था कि भाई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सुधा मूर्ति की दादी का भी सेम ही सोचना था। ये ग्रैंड मदर जो है, अव्वा जो है, उनका यही मानना था कि नहीं यार,
एजुकेशन होनी तो चाहिए, पढ़ना लिखना आना तो चाहिए। लेकिन सिंस वो खुद कभी पढ़ नहीं पाई, तो उनको ये जो कमी महसूस होती थी ना कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैं अपने बच्चों को ये कमी से, मतलब मैं एजुकेशन से वंचित नहीं रहने दूंगी, मैं उन्हें जरूर पढ़ाऊंगी। आई विल मेक देम स्टडी, आई विल सेंड देम स्कूल, एंड दैट इज व्हाई आई मेड श्योर दैट माय चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। यहाँ से ये भी समझने को मिलता है कि जो फीमेल्स होती हैं, सिंस उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है और उनकी लाइफ का जो डायरेक्शन है उसे बहुत ही कम उम्र में ही चेंज कर दिया जाता है, इसीलिए उनके दिमाग में सिर्फ एक थॉट प्रोसेस ही चलता है, और वो ये है कि मेरे बच्चे खुश हैं, उनका पेट अच्छे से भर गया, मैंने अच्छा अच्छा खाना खिला दिया उन्हें, वो खुश हैं, वो स्वस्थ हैं, और बस खुद के लिए उन्हें सोचने का समय नहीं होता है। राइट? अब क्या होता है, आपकी खुद के अंदर अगर किसी चीज की इच्छा रह जाती है ना कि मैं ये काम नहीं कर पाई, तो आप अपने बच्चों के लाइफ के अंदर उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं नहीं पढ़ पाई थी लेकिन मेरे बच्चे जरूर पढ़ेंगे। यही सुधा मूर्ति की दादी ने भी किया। राइट? I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. अब अगेन सुधा मूर्ति यहाँ पर इतनी छोटी है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी दादी जो कि 62-year-old की हैं और मैं जो कि सिर्फ 12 साल की छोटी बच्ची हूँ, मुझे अपनी लाइफ की स्टोरी वो भी आधी रात को क्यों बता रही है, क्या पर्पस हो सकता है। But I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. अब यहाँ पर क्या बताती है, आई लव माई ग्रैंड मदर इमेंसली, मतलब इमेंसली एक्सट्रीमली, कि भाई मुझे ये तो नहीं समझ में आ रहा था कि मुझ छोटी बच्ची को मेरी दादी अपनी लाइफ की स्टोरी क्यों बता रही है, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ, और अगर मेरी दादी मुझे ये बातें बता रही है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ही होगा। और जब मैंने मेरी दादी का चेहरा देखा तो चेहरे पे क्या इमोशंस थे, शी वॉज लुकिंग अनहैप्पी, वो बहुत ही दुखी और उदास नजर आ रही थी, और उनकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे, यानी जरूर कोई ना कोई ऐसी बात थी जो उन्हें बहुत ही परेशान कर रही थी। राइट? शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग। क्या कहती हैं कि मेरी दादी, शी वॉज क्वाइट अ प्रिटी वुमन, बहुत ही दिखने में अच्छी थी, है ना, और हमेशा खुश रहती थी। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। नाउ क्या कहती है सुधा मूर्ति, जब वो चैप्टर लिख रही होंगी ना सुधा मूर्ति, तो वो कहती है कि भाई मैंने हमेशा अपनी दादी को, वो बहुत दिखने में बहुत अच्छी थी और हमेशा खुश रहती थी, लेकिन आज भी मुझे मेरी दादी का वो एक्सप्रेशन ध्यान है जो उस रात को था जब वो अपनी लाइफ की स्टोरी मुझे बता रही थी। उनके चेहरे पे जो वरिड एक्सप्रेशन था, उनके चेहरे पे जो वो उदासी थी, दुख था, आंखों में जो आंसू थे, वो चेहरा आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो आप देखिए कि एक 12 साल की बच्ची के लिए भी वो जो मोमेंट है ना, जो उसने विटनेस किया, वो जो एक्सप्रेशन था जो उसने अपनी दादी के चेहरे पे विटनेस किया, वो कितना स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होगा, वो कितना स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा, जो सुधा मूर्ति को ये चैप्टर लिखते दौरान उस समय भी एज इट इज याद था। I leaned forward and held her hand. Ava, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? और क्या करती है सुधा मूर्ति, वो थोड़ा सा आगे झुकती हैं, लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, अपनी दादी का हाथ पकड़ती हैं और बहुत ही प्यार से क्या बोलती हैं, अव्वा रोइए मत, क्या हुआ आपको, क्या मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ, क्या ऐसा कुछ भी है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ? Yes, I need your help. You know, when you were away, Karmavira came as usual. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatre, and I could not understand anything that was written. और यही दादी की तकलीफ का कारण है। क्या बताती है दादी? कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। और कहती है कि जब तुम शादी में गई हुई थी ना, तो तुम्हारे पीछे से भी कर्मवीर आई, मतलब वो जो वीकली मैगजीन है वो आई। तो ध्यान है कि सुधा मूर्ति तो 2-3 दिन में ही लौट कर आने वाली थी, लेकिन करीब 1 हफ्ते वहां पर रुक गई थी शादी वाले घर में। राइट? अब सिंस वो ज्यादा रुक गई और उसी दौरान जो है वो जो वीकली मैगजीन है कर्मवीर वो आई, तो दादी यहाँ पर अपनी जो तकलीफ बता रही है, अपने अंदर का ये जो दुख बता रही है, वो ये है कि जब कर्मवीर आई तो मैं उसको पढ़ ही नहीं पाई। उसमें जितने भी फोटोग्राफ्स छपे हुए थे, मैं बस उन फोटोग्राफ्स को ही देखती रहती थी, लेकिन जो भी लिखा हुआ था मैं एक शब्द भी, एक अक्षर भी समझ ही नहीं पाई, मैं सिर्फ पिक्चर्स ही देखती रहती थी। Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written. कई बार दादी ने उन पेजेस के ऊपर अपना हाथ इस तरीके से फिराया, कई बार उन्होंने कोशिश की कि शायद एक शब्द तो उन्हें समझ में आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, एक अक्षर भी वो नहीं पढ़ पा रही थी। और यहाँ पर जो दादी है, उन्हें अपनी हेल्पलेसनेस महसूस हो रही थी। उन्हें ये एहसास हुआ कि वो किस कदर निर्भर हैं, कि जब तक कोई इंसान उन्हें पढ़कर ये स्टोरी नहीं बताएगा,
उन्हें कभी भी पता ही नहीं चल सकता कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ। और उन्हें अपनी इसी हेल्पलेसनेस का जब एहसास हुआ, उस हेल्पलेसनेस की वजह से उन्हें इतनी तकलीफ हो रही थी, वो इतना ज़्यादा दुखी थी। हो सकता है देखने वाले, सुनने वाले को ये लगे कि यार एक स्टोरी तो है, आज नहीं पढ़ पाए कल पढ़ लेना, परसों पता चल जाएगा। जब सुधा मूर्ति, जब आपकी पोती जब आ जाएगी तो वो आपको पढ़कर सुना देगी, है ना। हो सकता है ना कि अपन ये भी सोचे कि भाई 2 दिन बाद तो आ ही रही थी सुधा मूर्ति, पढ़ के सुना देती। उसमें इतना दुखी होने की बात क्या थी। तो देखिए, हम ऑलरेडी ही चैप्टर में पहले समझ चुके हैं कि सुधा मूर्ति की दादी के लिए काशी यात्री की स्टोरीज कितनी ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि वो उस ओल्ड लेडी के साथ रिलेटेबल फील करती थी, ठीक है, रिलेट कर पाती थी उनसे। तो बहुत ज्यादा एनग्रॉस्ड थी दादी उस स्टोरी के अंदर। तो एक तो इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा वेट रहता था कि कब वो वीकली मैगजीन आएगी और कब मुझे स्टोरी में आगे का हिस्सा पता चलेगा। तो एक तो वो जो इंतजार उनका होता था ना, वो इंतजार इस टाइम पर खत्म ही नहीं हो रहा था। एक तो इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही थी, और जो ज्यादा तकलीफ वाली बात है, ज्यादा दुख वाली बात है, वो ये है कि उन्हें हेल्पलेस फील हो रहा था। उन्हें ये एहसास हो रहा था कि मैं दूसरों पर किस कदर निर्भर हूँ। मैंने अपना पूरा परिवार संभाला, मैंने अपने सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्हें उस कमी को खत्म करा जो कमी मेरे जीवन में रह गई थी। मैं नहीं पढ़ पाई थी, तो मुझे लगा मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊं और उन्हें भेजूं स्कूल, है ना। मैं नहीं पढ़ पाई थी, इसलिए मैंने ये निश्चित किया, आई मेड श्योर कि मेरे बच्चे जरूर पढ़े। मैंने सब करा, मैंने उनकी खुशी का हमेशा ध्यान रखा। लेकिन मैं कितनी हेल्पलेस हूं, ये उन्हें एहसास हो रहा है यहाँ पर, राइट। But I knew it was not possible. If only I was educated enough, I waited eagerly for you to return. I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt very dependent and helpless. We are well off, but what use is money when I cannot be independent? ये बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है एक तरीके से। और वो क्या है, यहाँ दादी क्या कहती है कि मैंने बहुत बार उन पेजेस पे हाथ फैलाया, ये समझने की कोशिश की कि भाई क्या लिखा है उस स्टोरी में, बट मुझे पता था कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं ही नहीं कि मैं समझ जाऊं कि भाई क्या लिखा है। तो आई न्यू इट वॉज इम्पॉसिबल, ठीक है। और मैं इतना ज्यादा तुम्हारे लौटने का वेट कर रही थी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू ईगरली, कि तुम कब लौट कर आ जाओ और कब मुझे वो स्टोरी पढ़कर सुना दो। मुझे लगा था कि तुम जल्दी वापस आ जाओगी और मुझे स्टोरी पढ़ के बताओगी, बट तुम्हें टाइम लग गया, ठीक है, क्योंकि शादी में बताया था ना मैंने 2-3 दिनों के लिए गई थी, लेकिन पूरा हफ्ता ही वहां ठहर गई। तो तुम्हें ज्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। मैं इतना ज्यादा इम्पेशेंट हो रही थी कि मुझे लगा कि मैं ये मैगजीन लेके और वो गांव में आ जाऊं जहां पर तुम शादी में गई हुई हो, वहां आ जाऊं और फिर तुमसे सुनो कि भाई स्टोरी में आगे क्या लिखा हुआ है। बट ऑब्वियसली ऐसा करना तो पॉसिबल नहीं था। फिर दादी ने सोचा कि मुझे इनफैक्ट ये तक लगा कि क्यों ना मैं यहाँ पर, मैं हमारे गांव में किसी और से कह दूं कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के बता दे स्टोरी में आगे क्या हुआ। बट उस टाइम पे अगेन दादी को लगा कि मुझे बड़ी शर्म सी आई, आई फेल्ट एम्बैरेस्ड कि मैं इतना अच्छे वेल ऑफ फैमिली का मतलब होता है बेटा कि फाइनेंशियली साउंड फैमिली जो होती है उसे कहा जाता है वेल ऑफ फैमिली। तो यहाँ दादी को ना थोड़ी शर्म सी आई, उन्हें थोड़ी सी हेजिटेशन भी हुई कि मेरा घर परिवार, इतना अच्छे परिवार से मैं आती हूँ, फाइनेंशियल स्टेटस भी हमारा इतना अच्छा, और ऐसे में मैं जाके किसी से पूछ रही हूँ कि भाई बता दे जरा पढ़ के क्या लिखा हुआ है। तो मुझे बहुत ही शर्म सी आई, इसलिए मैं किसी के पास जाके पूछ भी नहीं सकी। तो ना मैं किसी के पास जाके पूछ पा रही हूँ, खुद से भी नहीं पढ़ सकती हूँ। उस टाइम पे मुझे लगा कि मैं किस कदर डिपेंडेंट और किस कदर हेल्पलेस हूँ। हमारी फैमिली में पैसे की कोई कमी नहीं, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, अच्छा बढ़िया सब कुछ है। लेकिन इस पैसे का क्या फायदा अगर हम इंडिपेंडेंट ही महसूस नहीं करें। इसका मतलब यह है बेटा कि पैसे से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन आजादी का अनुभव नहीं हो सकता। यहाँ पर पैसे से बेसिकली मतलब ये बेटा कि आप पैसों से हाँ सुख सुविधाएं खरीद सकते हो, अपने लिए कंफर्ट खरीद सकते हो, कंफर्टेबल लाइफ आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सुकून और सेटिस्फेक्शन नहीं, है ना। कि एक अंदरूनी सुकून जो होता है, एक मानसिक शांति जो होती है, वो जरूरी नहीं है कि आप वो पैसे से खरीद लो, राइट। तो यहाँ पर जो दादी का जो कहना है वो ये है कि हाँ हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, खान पान की कहीं कोई कमी नहीं है, हम बहुत ही आराम से, अच्छी इज्जतदार परिवार है हमारा, अच्छे से हम लोग रह रहे हैं। लेकिन मुझे पहली बार सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगा कि मैं कितनी निर्भर हूं। और जब आपको निर्भरता का एहसास होता है, जब आपको ये एहसास होता है कि मैं कितनी मजबूर हूँ, हेल्पलेस हूँ, तो चाहे कितना भी धन धान्य हो, चाहे कितने भी पैसे हो, वो आपको सुकून नहीं दे सकते, वो आपको खुशी नहीं दे सकते, है ना। तो हा हा ही आप कर रहे हैं, जोक्स पर आप हंस रहे हैं, तो उसे सिर्फ हंसना कह सकते हैं।
खुश होना नहीं कह सकते। खुश होना तो वो होता है कि जब आप अपनी आत्मा से खुश होते हो, आत्मा से संतुष्ट होते हो। और यहाँ पर दादी को वही एहसास हो रहा है कि मेरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन मुझे अंदरूनी संतुष्टि नहीं है। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मुझे ये लग रहा था कि मैं कितनी डिपेंडेंट हूँ, कितनी ज्यादा हेल्पलेस हूँ, कि मैं एक स्टोरी पढ़ ही नहीं पा रही। राइट, आगे क्या होता है? आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, अव्वा कंटिन्यूड। अब अगेन सुधा मूर्ति जो है वो बहुत छोटी है, तो उनको पता नहीं कि जो दादी कह रही है मैं उसका क्या रिएक्शन दूं। और दादी आगे क्या कहती है? आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। क्या कहती है दादी? कि मैंने डिसीजन ले लिया है कि कल से मैं कन्नड़ अल्फाबेट सीखना शुरू करूंगी। कन्नड़ अल्फाबेट का मतलब ये है कि जो रीडिंग है, बेसिकली पढ़ना, वो मैं सीखना कल से ही शुरू करूंगी। अब यहाँ देखिए कि दादी से ये बहुत बढ़िया चीज सीखने को है कि दादी के साथ ये जो एक्सपीरियंस एक हुआ ना, कि उन्हें बहुत ही डिपेंडेंट महसूस हो रहा था और बहुत ही हेल्पलेस वो महसूस कर रही थी, तो ये जो फीलिंग थी वो दादी को बहुत ही परेशान कर रही थी और वो बहुत दुखी भी थी, एंड शी वाज इवन क्राइंग। लेकिन अब वो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन ढूंढ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने वो जो बुरा एक्सपीरियंस उनका जो हुआ, वो जो डिपेंडेंट वो फील कर रही थी या जो हेल्पलेस फील कर रही थी, तो उसी गम में वो डूबी हुई है कि हे भगवान देखो मेरे साथ क्या हो गया, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, मेरा इतना भरा पूरा परिवार है, सब कुछ इतना अच्छा है, मेरे परिवार की इज्जत है, उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसे किसी दुख में नहीं डूबी हुई है वो। हाँ, उन्हें बुरा लगा, शी क्राइड ऑल्सो, वो रोई भी, लेकिन अब वो उसका सोल्यूशन ढूंढ रही है और जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी उसका सोल्यूशन ढूंढ रही है। और क्या डिसीजन ले रही है? और कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, वो डिसीजन उनकी उम्र के हिसाब से एक्चुअली में एक बड़ा डिसीजन है। और वो क्या है? कि मैं पढ़ना सीखना चाहती हूँ। अब देखा जाए तो एक 62 ईयर ओल्ड वुमन, अगर उसको पढ़ना लिखना नहीं भी आ रहा है, तो कौन उसको आके कोई सजा थोड़ी दे रहा है, उसको कोई पनिश थोड़ी कर रहा है कि क्या तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है ना? क्योंकि बेचारी वो है ही उस समय की जहां पर लड़कियों को एजुकेट किया ही नहीं जाता था, वो क्या करे? बट स्टिल उन्हें जो महसूस हुआ, कि उन्हें जो हेल्पलेसनेस फील हुई, उन्हें जो डिपेंडेंट फील हुआ, उनको ये एहसास हुआ कि इंडिपेंडेंट होने के मायने क्या है। और जैसे ही उन्हें ये एहसास हुआ, वो अपनी 12 साल की पोती से पढ़ना सीखना चाहती हैं। और इस चीज के लिए ना तो वो बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करती है इस चीज का डिसीजन लेने में, वो बहुत जल्दी इस चीज को डिसाइड करती हैं और वो उस पर एक्शन भी लेती हैं। यानी ये सिर्फ बात करने तक, डिस्कस करने तक सीमित नहीं रहता है कि हाँ बस उन्होंने बात करी, चर्चा करी और बस वही बात खत्म हो गई। नहीं, इस पर वो एक्शन भी लेती है। I will work very hard. I will keep सरस्वती पूजा डे during दशहरा as the deadline. और अपने आप को ना एक डेडलाइन भी दे देती। क्या कहती हैं? कि मैं बहुत मेहनत करूंगी और दशहरे में जो सरस्वती पूजा का दिन होता है ना, मेरे लिए वो दिन मेरी डेडलाइन है कि तब तक मैं कन्नड़ अल्फाबेट, कन्नड़ भाषा जो है वो पढ़ना सीख जाऊं। और दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन। और मैंने अपने लिए सरस्वती पूजा का दिन है वो तय किया है कि तब तक मुझे पढ़ना आ जाना चाहिए और उस दिन मैं खुद से उस नॉवल को रीड करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे इंडिपेंडेंट होना है। ये जो एहसास होता है ना, ये जो अनुभव होता है, ये जो फीलिंग होती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मजबूर नहीं हूं, किसी पर निर्भर नहीं हूं, ये फीलिंग कितने रुपए में भी खरीदी नहीं जा सकती है। ये एक वो एहसास है जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अ फीलिंग, अ रियलाइजेशन एंड इमोशन दैट यू कैन ओनली एक्सपीरियंस। राइट, ये कहीं से खरीदा नहीं जा सकता है, ये कहीं से आपको और कहीं से नहीं मिल सकता है, ये सिर्फ अनुभव करने वाली फीलिंग ही है। राइट, आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। Now, सुधा मूर्ति कहती है कि मैंने उनके चेहरे पे जो डिटर्मिनेशन वाला इमोशन देखा ना, कि कितनी दृढ़ निश्चय था उनके चेहरे पे कि नहीं मैं मेहनत करूंगी, मैं सीखूंगी, मैंने उनके चेहरे पे देखा। बट स्टिल मुझे हंसी आ गई कि अब वह इस उम्र में आके आपको क्यों सीखना है? अब वह एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। मतलब इतना बूढ़ा हो गई हो, बूढ़ी हो गई हैं आप 62 इयर्स की हैं और अब जाके आप ना कन्नड़ अल्फाबेट सीखना चाहती हैं। क्यों भाई? ऑल योर हेयर इज ग्रे, योर हैंड्स आर wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. आप इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, बाल आपके सफेद हो चुके हैं, आपके जो हाथ हैं, मतलब हाथों की जो स्किन है वहां तक में रिंकल्स पड़ चुके हैं। भाई सबसे पहले चेहरे पे रिंकल्स पड़ना शुरू होते हैं ना, आपकी तो हाथों तक में रिंकल्स पड़ चुके हैं। आप इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, आपको ढंग से दिखाई नहीं देता, आप स्पेक्टिकल्स, आप चश्मा पहनती हैं भाई, और आप किचन में इतना ज्यादा काम करती हैं।
मतलब एक 12 साल की बच्ची के आप सीखकर क्या करोगे, मतलब आप तो इतनी बूढ़ी हो चुके हो, अब कुछ नया सीखोगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन करने लग जाती है। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। मतलब यहाँ पर ये सुधा मूर्ति क्या कह रही है कि जब मैं छोटी थी, मतलब मैंने तो ना उनका बड़ा मजाक सा उड़ाया कि अरे इतनी बूढ़ी हो गई हो, अब सीख के क्या करोगी। लेकिन जो मेरी दादी है ना, उन्होंने कुछ कहा नहीं, ना तो वो नाराज हुई ना गुस्सा हुई, बस मेरे इस बचपने पर वो थोड़ी हंस दी। शी स्माइल्ड। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। कि अगर कुछ अच्छे काम के लिए अगर आप डिटरमिन्ड है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं और आप बिल्कुल उसके लिए आप में एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आप डिटरमिन्ड हो, ठीक है, डिटरमिन्ड दृढ़ निश्चय अगर आपके अंदर है, ठीक है, कि हाँ मुझे वो काम करना ही है, तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल, किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए भी तैयार होते हो। आप कोई भी ऑब्स्टेकल ओवरकम कर सकते हो, मतलब उसे पार कर सकते हो, है ना। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना कि मैं आई विल डू इट, ये सेंटेंस, ये फ्रेज दिखाता है कि वो कितनी डिटरमिन्ड थी दादी, कि मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी, बाकी लोगों से भी ज्यादा मेहनत अगर मुझे करनी पड़े, मैं बिल्कुल वो मेहनत करूंगी, लेकिन मैं ये कर कर दिखाऊंगी। मैं जो रीड करना सीखना चाहती हूँ, मैं वो करके दिखाऊंगी। तो अगर आप किसी अच्छे काम के लिए अगर आप डिटरमिन्ड है ना, तो आप हर समस्या को पार कर जाते हैं, हर ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर जाते हैं। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। प्लीज 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 इस चीज को सीखिए कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं तो जो उम्र होती है उसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता कि इसी उम्र में आप ये चीज सीख सकते हो, ठीक है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं जा रहे हो कि उसमें कोई एज एलिजिबिलिटी है। आप अगर अपने लिए कुछ आर्ट सीखना चाह रहे हो, सीखिए। अब मुझसे ना कुछ दिनों पहले मेरी स्टूडेंट ने कमेंट करके कुछ पूछा था, और उसमें ये इसी चैप्टर से रिलेटेड ही था वो, कि कहीं बूढ़े तोते भी पढ़े हैं राइट। तो ये बहुत ही मतलब कुछ सीखना चाह रही थी मुझसे इस मुहावरे के थ्रू। तो कहीं बूढ़े तोते भी पढ़े हैं का लोग अक्सर ये मीनिंग समझते हैं कि अरे एक बार बूढ़े हो गए तब थोड़ी कुछ नया सीखने की जरूरत है ना, ये समझते हैं। बट एक्चुअली इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब इनफैक्ट ये है कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट सीखने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो है आपकी विल पावर। आपके अंदर अगर डिटर्मिनेशन है कुछ सीखने की, तो आप किसी भी एज में वो चीज सीख सकते हो। हाँ, कुछ फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं कि भाई अगर आप ओवर 60 हैं, ओवर 70 हैं, और आप पहाड़ चढ़ना, अगर ये कोई ऐसा काम है जो आपने पहले कभी नहीं किया और पहाड़ चढ़ना सीखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स उसके अंदर बहुत सारी फिजिकल लिमिटेशन है, आपको शायद ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो उस तरीके की बात नहीं कर रही हूं मैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा आर्ट है, जैसे पेंटिंग का काम है, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे अब तो 60 के हो गए, अब तो 70 के हो गए, इस उम्र में आके अब आपको पेंटिंग सीख के अब उससे क्या ही हो जाएगा, ठीक है, आप सीख कर क्या ही करेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि पेंटिंग करके उस पेंटिंग को आपको मार्केट में जाके बेचना है तभी वो फायदेमंद है। जितना समय आप उस पेंटिंग को करने में लगा रहे हैं ना, जितना समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस दौरान आपको जो अनुभूति होती है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है, वो इतना रिफ्रेशिंग होता है, जो सुकून उस समय आपको मिल रहा होता है, इट इज प्राइसलेस। तो हर चीज का आप जो रिटर्न इमेजिन करते हो ना, तो वो रिटर्न हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता है कि आपने अगर कुछ नया आर्ट सीखा तो आप उससे कितने पैसे कमा पाओगे। हमेशा उस हिसाब से ही फायदा नहीं सोचा जाता है। फायदा इस हिसाब से भी सोचा जाता है कि आपको वो पेंटिंग करते समय, या जो भी आर्ट फॉर्म या कोई और नई चीज आपने जो सीखी है, वो चीज करते वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है। इवन दैट फीलिंग, दैट एक्सपीरियंस, इट इज प्राइसलेस। जो कहते हैं ना कि सीखकर क्या ही हो जाएगा, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि पहले सीखिए, तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे कि क्या सुकून मिलता है, ठीक है, क्या राहत मिलती है, कितना रिफ्रेश आप फील करते हो। तो हर चीज का हिसाब किताब मत लगाइए कि भाई ये सीखकर क्या ही हो जाएगा, या अब इस उम्र में आके अब ये सीखकर क्या ही करेंगे। सीखिए, हमेशा नई चीजें सीखिए, और हमेशा समय के साथ चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना हम समय के साथ चलेंगे, नई जनरेशन जो है, नई पीढ़ी जो है, उनके साथ उतना ज्यादा हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, उतना ज्यादा अच्छे से उनसे कन्वर्सेशन हम कर पाएंगे, उनकी बातों को समझना और उन्हें अपनी बात समझाना और आसान हो पाएगा, राइट। तो कभी भी सीखना मत छोड़िए प्लीज, ठीक है। और तोता किसी भी उम्र उम्र का हो, अगर सीखेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, the next day onwards I started my tuition. Avva was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing.
अगले ही दिन से मतलब दादी ने जो डिसीजन लिया, जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ वो कन्वर्सेशन तक ही सीमित नहीं था कि 1 दिन 2 दिन दादी को जोश चढ़ा और बस कि भाई 2 दिन तो पढ़ी और रुक गई, नहीं। दादी सच में बहुत डिटरमिन्ड थी और यहाँ पर उनकी तारीफ करते हुए क्या कहती है सुधा मूर्ति कि अगले दिन से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, अपना ट्यूशन स्टार्ट कर दिया और वो एक वाकई में बेहतरीन स्टूडेंट थी, वंडरफुल स्टूडेंट थी। जितना होमवर्क उन्होंने किया वो अमेजिंग था, मतलब तारीफ के काबिल था। अगेन 62 इयर्स की एज के अंदर आके नए सिरे से पढ़ना सीखना वो आसान नहीं होता, मतलब एक 10 साल के बच्चे के लिए या उससे भी छोटे बच्चे के लिए सीखना वो आसान है क्योंकि वो अपनी ग्रोइंग ईयर्स के अंदर वो चीज सीख रहा होता है। लेकिन इस एज में आके कुछ चीज सीखना उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये दादी की डिटर्मिनेशन है, उनकी विल पावर है कि वो अपनी ये सारी मेहनत, अपने ये सारे एफर्ट्स लगा पा रही हैं, राइट। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। मतलब उनकी मेहनत क्या है कि रीड करती हैं, उसको वापस रिपीट करती हैं, लिखती हैं और फिर उसे वापस पढ़ती हैं। तो आप देखिए पूरी तरीके से इन्वेस्टेड है वो इसके अंदर। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। जो हमारी इंडियन एजुकेटर है, जो आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स के लेक्चर्स ले चुकी हैं और आज भी कई लेक्चर्स डिलीवर करती हैं, लोग उनके लेक्चर्स सुनने के लिए, उनकी स्पीच सुनने का वेट करते हैं। वो सुधा मूर्ति की जो पहली स्टूडेंट थी वो कौन थी? खुद उनकी दादी। कि दादी के पास तो और कोई टीचर था नहीं, कोई और था ही नहीं जो उन्हें सिखा सके। मैं इकलौती मैं ही थी, 12 साल की उनकी पोती। और मेरी जो पहली स्टूडेंट थी, सुधा मूर्ति की जो पहली स्टूडेंट थी, वो थी उनकी दादी। Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. मतलब वो CS की कंप्यूटर साइंस की टीचर भी बनी आगे चल के। कहाँ सुधा मूर्ति ने ये सोचा होगा इस समय कि आज हम अपनी दादी को पढ़ा रही हूँ, आगे चल के मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी और इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। The Dasera festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. अभी जो काशी यात्री जो नॉवल थी ना, वीकली मैगजीन में हर हफ्ते उनके नए चैप्टर्स आते थे, लेकिन अभी तक काशी यात्री पूरी नॉवल के तौर पे भी छप चुकी थी, राइट। तो यहाँ पर अपनी स्टूडेंट को, अपनी पहली स्टूडेंट को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए वो काशी यात्री की ये जो नॉवल है काशी यात्री, वो नॉवल खरीद कर लाती है सुधा मूर्ति, राइट। और दशहरे का फेस्टिवल आ गया, ये जो सरस्वती पूजा का जो दिन रखा है वो सरस्वती पूजा का दिन आ गया। फाइनली इट वॉज द डे जब दादी ने अपनी डेडलाइन रखी थी ना, मैं रीड करके बताऊंगी, वो दिन अब आ गया। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी to the puja place and made me sit down on a stool. अब यहाँ पर सरस्वती पूजा है तो आप सरस्वती की पूजा करते हैं। यहाँ पर दादी ने जो है सुधा मूर्ति को बुलाया और एक स्टूल पे, एक छोटी सी बेंच जैसी जो होती है, उस पर सुधा मूर्ति को बैठाया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, और ऐसे फ्रॉक, ये जो ड्रेस मटेरियल एक है, वो ड्रेस मटेरियल एज ए गिफ्ट अपनी पोती को, सुधा मूर्ति को दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और उसके बाद दादी ने कुछ ऐसा किया जो सुधा मूर्ति बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। ऐसा क्या किया? शी बेंच डाउन एंड टच्ड माई फीट। दादी ने, एक 62 ईयर ओल्ड वुमन ने अपनी 12 ईयर ओल्ड ग्रैंड डॉटर के पैर छुए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब कि पूरी तरीके से एकदम शॉक हो गई कि अरे ये क्या हुआ। ऑब्वियसली सुधा मूर्ति, only a 12-year-old girl, she was not expecting anything like this कि उनकी जो दादी है वो उनके पैर छुएंगे, ऐसा वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो जब ऐसा हुआ तो पूरी तरीके से चौंक गई कि दादी मेरे पैर क्यों छू रही है। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने से छोटों के पैर कभी भी नहीं छूते हैं, तो दादी मेरे पैर क्यों छू रही है। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। भाई हम या तो भगवान के पैर छूते हैं, या अपने बड़ों के पैर छूते हैं, या फिर टीचर्स के पैर छूते हैं, उसके अलावा तो किसी के नहीं। तो आज दादी को क्या हुआ? वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। इट वाज नॉट करेक्ट। क्या हमेशा हम क्या करते हैं कि जब भी अपने से बड़ों के या टीचर्स के या फिर भगवान के जब पैर छूते हैं तो ये उन्हें रिस्पेक्ट देने का एक तरीका होता है ना, कि भाई हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर भाव उनके प्रति हो रहा है। लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है, भाई अपने बड़ों के या भगवान के या टीचर्स के पैर छूते हैं। ये उल्टा काम क्यों हो रहा है कि जो मेरे से इतनी बड़ी हैं वो अपने इतनी छोटी की पैर छू रही हैं, और ये बिल्कुल भी सही नहीं था। इट वॉज नॉट करेक्ट। शी सेड, जो दादी है वो क्या कहती है? आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। अब यहाँ पर ये जो दादी है वो बोलती है कि बेसिकली मैं अपनी गुरु के ही पैर छू रही हूँ, और जो गुरु भले उम्र में कम हो या बड़ा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु गुरु होता है। और यहाँ पर जो दादी है वो अपनी इस गुरु को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देना चाहती है कि भले ही वो 12 साल की मेरी पोती ही क्यों ना हो, मैं 62 इयर्स ओल्ड की, ये सिर्फ 12 इयर्स ओल्ड की है, बट मेरे लिए ये मेरी गुरु है,
वो गुरु जिसने मुझे आत्मनिर्भर बनाया है, सेल्फ सफिशिएंट बनाया है और उस इंडिपेंडेंस का एहसास दिलाया है जो मैं चाहती थी। और वो इंडिपेंडेंस का एहसास कैसे दिलाया है? उसे पढ़ा लिखा के। अब देखते हैं कि दादी जो है अपने इस एग्जाम के अंदर पास होती है या नहीं होती है। देखिए, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, नॉट माई ग्रैंड डॉटर। मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ, अपनी गुरु के, टीचर के पैर छू रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मैं एक ऐसी टीचर के पैर छू रही हूँ जिसने इतने कम समय में मुझे इतना अच्छे से रीड करना सिखा दिया है कि मैं कोई भी नॉवल कॉन्फिडेंटली रीड कर सकती हूँ, और इतने प्यार से उसने मुझे ये सिखाया है, इतना अफेक्शन के साथ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और इसीलिए मुझे आज क्या महसूस हो रहा है? जैसे कि मैं आत्मनिर्भर हूं, इंडिपेंडेंट हूं, आजाद हूं। It is my duty to respect a teacher. Is it not written in our scriptures? भाई हमारे वेद पुराण में भी तो यही लिखा है कि हमें हमारे गुरु की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, और वही मैं कर रही हूँ। That a teacher should be respected, irrespective of the gender and age. हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि गुरु चाहे कोई भी हो, उसकी कोई भी उम्र हो, वो किसी भी जेंडर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु सिर्फ गुरु होता है और उसकी रिस्पेक्ट हमेशा होनी ही चाहिए। I did return her namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student. अब यहाँ पर जब दादी ने ये बात कही तो उनका जो नमस्कार है या उनका जो रिस्पेक्ट देने का तरीका था पैर छू के, उसका रिटर्न किस तरीके से किया सुधा मूर्ति ने? उन्होंने भी अपनी दादी के पैर छुए। वो बहुत खुश हुई दादी की ये बात सुन के, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी दादी के पैर छुए और इस समय उन्होंने भी अपनी दादी को एक गिफ्ट दिया। और वो गिफ्ट क्या था? करेक्ट, काशी यात्री की जो नॉवल है जो गिफ्ट के तौर पे लाई थी, इट वाज अ सरप्राइज टू हर, तो वो लेकर आई थी। ठीक है, शी ओपनड इट एंड रेड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम। आई न्यू देन दैट माय स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। क्या कहती है कि जैसे ही दादी ने वो गिफ्ट खोला तो उसमें बुक थी। उस बुक को देखते ही दादी ने सबसे पहले उसका टाइटल पढ़ा, काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, राइटर का नाम पढ़ा, फिर जो भी पब्लिशर का नाम था वो पब्लिशर का नाम पढ़ा। तो यहाँ कहती है कि शायद जिस फ्लो में उन्होंने पढ़ा होगा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने पढ़ा होगा, उसी से ही सुधा मूर्ति समझ गई कि मेरे स्टूडेंट ने वाकई जम के मेहनत करी है और मेरा स्टूडेंट जो है, मेरी फर्स्ट स्टूडेंट, वो फ्लाइंग कलर्स से पास हुई है। ये पूरा का पूरा चैप्टर यहां तक हमने जो पढ़ा, अगर हम इसका एक ट्रांसलेटेड वर्जन देखें तो एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है कि भाई एक नॉवल है काशी यात्री, जिसके चैप्टर हर हफ्ते वीकली मैगजीन में पब्लिश होते हैं। हर हफ्ते एक नया चैप्टर पब्लिश होता है और एक पोती है जो अपनी दादी को वो चैप्टर, वो जो टेक्स्ट है, वो पढ़कर सुना देती है। हर हफ्ते जो नया सीरियल होता है वो पढ़कर सुना देती है। लेकिन एक हफ्ते ये पोती शादी में किसी दूसरे गांव गई होती है तो पढ़कर नहीं सुना पाती, और अभी दादी को महसूस होता है कि वो कितनी हेल्पलेस है। जब ये पोती लौट कर आती है तो वो अपनी इस तकलीफ को अपनी पोती को बताती है कि मैं पढ़ नहीं सकती थी, कभी पढ़ नहीं पाई, स्कूल नहीं गई, इस वजह से मुझे अब पढ़ना सीखना है। मैं जो हूँ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने जो हेल्पलेस फील किया मुझे वो नहीं फील करना है, इसीलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, अपने लिए एक डेडलाइन बनाई कि भाई सरस्वती पूजा का दिन जो दशहरे के दौरान आता है, वो सरस्वती पूजा का जो दिन है, मैं उस दिन खुद से पूरी नॉवल पढ़ के सुनाऊंगी। उन्होंने बहुत मेहनत करी और उन्होंने जैसा सोचा था, जो अपने को जो एक टारगेट दिया था, वो टारगेट पूरा किया। उन्होंने अपने पोती के पैर भी छुए, आशीर्वाद लिया, क्योंकि वो पोती ही उनकी टीचर है। और फाइनली उन्होंने उसे रीड करा, उस नॉवल को, उस नॉवल का टाइटल, उसके ऑथर का नाम, उसके पब्लिशर का नाम रीड करा, और पोती को समझ में आ गया, जो कि सुधा मूर्ति है, उन्हें समझ में आ गया कि उनकी स्टूडेंट फ्लाइंग कलर से पास है। 2 या 3 मिनट में पूरी की पूरी ये स्टोरी हो गई है। लेकिन ये स्टोरी का जो एसेंस है वो ये है कि कितना जरूरी है कि आप लगातार सीखते रहें, पहली चीज। दूसरी, जब आप कुछ सीखना चाहते हैं तो डिटर्मिनेशन इज द ओनली इंग्रेडिएंट, इट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपकी जो विल पावर होती है, इच्छा शक्ति के आप सीखना चाहते हैं। जो सुकून होता है, वो सुकून, वो एहसास, वो सिर्फ एक्सपीरियंस करने का, अनुभव करने का ही, सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं उसे खरीदा नहीं जा सकता। तो जो हम कहते हैं ना कि भाई कुछ सीख कर क्या ही हो जाएगा, वो आप सिर्फ वो सीख कर अनुभव कर सकते हैं, वो आपको शायद कोई बता नहीं सकता। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के थ्रू सीखने को, समझने को मिलती हैं, राइट। इसके अलावा ये भी कि दादी ने किस सिचुएशन में किस तरीके से उसके साथ डील किया, उसको किस तरीके से फेस किया, ये सारी चीजें भी वही चीजें हैं जो अगेन आपको हेल्प करती हैं ये समझने में
कि आपकी लाइफ में भी जब कोई चैलेंज आए ना, कोई परेशानी आए, तो उस परेशानी में डूब नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसका समाधान कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, वो आपको सोचना चाहिए, राइट? हाँ, दुख होता है, मैं ये नहीं कह रही दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन वो उस दुख से बाहर निकलकर उसका सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो चीज सॉल्व हो सके, राइट? आई होप आपको ये समझ में आया कि कोई भी चैप्टर या पोएम जब आप पढ़े ना, तो सिर्फ उसका समराइज्ड वर्जन या उसका जो एक होता है ना कि हाँ हमने ट्रांसलेटेड वर्जन हमने समझ लिया और बस हो गया, प्लीज अपने आप को लिमिट मत कीजिए, बिकॉज अगेन आपको अपने आप को सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं करना है बेटा, राइट? हमेशा बियॉन्ड जाने की सोचें, बेहतर करने की सोचें, अपना एक बेटर वर्जन बनाने की हमेशा सोचें, और हर चैप्टर के एसेंस को समझे, पोएम्स के एसेंस को समझे, या जिस भी सब्जेक्ट के आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना उसके एसेंस को समझे। आपको समझ में आएगा कि आप कितना इंप्रूव हुए हो, कितना ग्रो हुए हो। ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, राइट? इसी नोट पर इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। ये चैप्टर आपको कैसा लगा बेटा मुझे जरूर बताइएगा। कहीं पर कोई भी डाउट हो बिल्कुल मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए, अपने ओपिनियंस भी अगर हैं तो मेरे साथ शेयर कीजिए, राइट? मुझे हमेशा अपने स्टूडेंट्स का के कमेंट्स का वेट रहता है, और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है मैं उनके हर डाउट को आंसर करती हूँ, उनके हर कंफ्यूजन को दूर करती हूँ। तो अपने डाउट्स पूछना मत भूलिए, अपने कमेंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस पूछिए एंड मैं उनके आंसर दूंगी, राइट? कैसा लगा ये वीडियो ये बताना भी नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड मेक श्योर मेरे चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा जहां पर मैं सभी नोट्स और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इजीली मिल जाएगा, सो मेक श्योर यू ज्वाइन दैट। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।